अब शुरू कर रहे हैं हम लोग पाइपलाइन। पाइपलाइन में क्या लगता है, पाइपलाइन के थ्रू किस चीज को हम लोग ट्रेवल करा सकते हैं कंट्री में पाइपलाइन यूज करके? गैस, ठीक, गैस सही है। ऑयल, वाटर, पहले स्टार्टिंग में यही होता था, स्टार्टिंग में जो था वाटर ही ट्रेवल करता था, ठीक ना। एक और चीज होता है मेटल स्लरी। स्लरी, स्लरी आप तो सुने हैं, स्लरी क्या होता है? सॉलिड को खूब हीट करके जो होगा उसको हम लोग, ठीक है, सॉलिड को खूब हीट करेंगे और उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग चेंज कर देंगे किस चीज में, एक थिक पेस्ट के रूप में। हाँ गुड, थिक पेस्ट के रूप में उसको कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा कि क्योंकि जनरली जो होगा बस फ्लूइड ही ट्रेवल कर सकते हैं, और फ्लूइड तुम्हें पढ़े होगे, फ्लूइड मतलब क्या? फ्लूइड या तो आपका सॉलिड हो, सॉलिड हो ना फ्लूइड में, या लिक्विड हो। नहीं, फ्लूइड में सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड, गैस नहीं। पेट्रोल तो होता ही है, पेट्रोल तो हम लोग यूज करते ही हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे भी कि बहुत सारे ऑयल फील्ड के लिए जो होगा, ठीक ना। फ्लूइड मतलब कि क्या, लिक्विड और गैस, ये दो चीजें जो होंगी जनरली से ट्रेवल कर सकती हैं, सॉलिड को इससे ट्रेवल नहीं करा सकते, ठीक ना। तो उसको बनाने के लिए ये जो होगा, लास्ट हम लोग टॉपिक यही खत्म किए थे, लास्ट टॉपिक हमारा यही था, प्रॉब्लम्स क्या क्या थे, और ये जो इंडियन रेलवे ट्रैक के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके 3 गेज होंगे। अब नेक्स्ट जो होगा वो पाइपलाइन आ रहा है, ठीक ना। तो पाइपलाइन जो था, सिंपल सी बात है कि स्टार्टिंग में पाइपलाइन का फॉर्मेशन हुआ था। आजकल आपके आसपास भी जो है मुख्यमंत्री नल जल योजना चल रही होगी, देखे होगे, छपरा में तो खूब अधिक चल रहा है, यहाँ पे पूरे बिहार में फैला हुआ है। तो पाइपलाइन जो होगा, पाइपिंग हो गई है लगभग हर जगह पे, पाइप्स बिछाए गए हैं, अंडरग्राउंड पाइप बिछाए गए हैं ना, इसके थ्रू वाटर दिया जाएगा। और जो होगा कन्वेंशनली यही यूज किया जाता था, वाटर के लिए ही, वाटर का ट्रांसपोर्ट ही किया जाता था पाइपलाइन के थ्रू। लेकिन आज के टाइम पे ये पाइपलाइन जो होगा वो मल्टीपर्पज यूज में आना शुरू हो गया है, यहाँ पे काफी अधिक यूज हो रहे हैं इसके। इसमें से नेचुरल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल गैसेज हैं, ऑयल हैं, इन सभी को जहां से आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हो वहां से लेकर रिफाइनरीज तक, ठीक ना, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज तक, थर्मल पावर प्लांट तक, यहाँ तक आप उसको ट्रेवल करा रहे हो, मूवमेंट करा रहे हो। और आज के टाइम पे तुम लोग देखते हो कि अब घरों के अंदर जो होगा, हमारे यहाँ भी शुरू हो चुका है कि गैसेज जो होंगे, जो एलपीजी जो होगा, वो एलपीजी हमारे पास अब पाइपलाइन के थ्रू ही आएगा। आप लोग की तरफ कुछ सेटअप वगैरह हुआ है ऐसा कुछ एलपीजी के लिए? बहुत सारे लोग के आसपास हो गया होगा ना। तो ठीक यही चीज है पाइपलाइन। अब देखो ये जो होगा, हाँ, ये जो पाइपलाइन होता है ना, इसमें क्या होता है कि ये जब इस समय तुम इसको सेटअप करोगे ना, तो उस समय काफी अधिक कॉस्ट लगता है इसके ऊपर सेटअप करना, मतलब सेटिंग अप कॉस्ट जो होगा वो हाई होता है। लेकिन फिर उसके बाद जो पर डे ट्रांसपोर्टेशन करना होता है ना, वो चीजें खत्म हो जाएंगी। तो फिर क्या होता है कि इसका जो होगा बाद में, हाँ बाद में जो होगा इसका कॉस्ट जो होगा बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पड़ता है, मिनिमल कॉस्ट पड़ता है इसके ऊपर, कॉस्ट पड़ता है इसके ऊपर, ठीक ना। स्टार्टिंग इसका काफी अधिक है, स्टार्टिंग में खूब अधिक जो होगा इसमें खर्च होगा, ठीक। इसमें देखो तुम लोग को बस यही चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे बाकी सब तुमको पता है कि पास्ट में जो होगा वाटर का ट्रांसपोर्ट किया जाता था सिटीज और इंडस्ट्रीज में, पता होगा। आज के टाइम पे नेचुरल गैसेज, इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। हाँ अंकित, मैसेज आ रहा है आपका, अभी आया है, लेकिन फर्स्ट मैसेज आपका यही है, ठीक ना। तुम मैसेज चेक करें अपना ठीक ना। सॉलिड को अगर आपको मूवमेंट कराना होगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसको स्लरी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक। आगे हम लोग पाइपलाइन देखेंगे कहाँ कहाँ पाइपलाइन हो रहा है। अब देखते हैं जरा कि इसके लिए इनिशियल कॉस्ट अधिक पड़ेगा, और ये क्या करता है, इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट शिपमेंट लॉसेस और डिलेज। ये दो चीज है, मतलब कि इसमें लॉसेस होने के चांसेस नहीं है। जितना आप प्रोडक्ट डाल रहे हो एक तुम्हें एक जगह से, जहां से आपने इसको, जनरली ये हेवी प्रेशर पे वर्क करते हैं, एक तरफ हाई प्रेशर लगाना पड़ता है ताकि जो लो प्रेशर वाले एरिया में उधर ट्रेवल करना शुरू करे, प्रेशर पे वर्क करते हैं। तो जितना भी सामान आपने दिया है उसमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, चांसेस नहीं होते हैं। और डिले नहीं मिलता भाई, उसको जाम वगैरह कहीं कुछ नहीं मिलेगा, ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ इसमें भी कभी कभी पाइपलाइन में लीकेज हो जाते हैं, और जब पाइपलाइन में अगर लीकेज हो जाते हैं तो वो चीजें जो होंगी वो ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है, क्योंकि लीकेज जो होगा उसको ट्रैक करना पाइपलाइन में थोड़ा सा अनईजी चीज होता है, ठीक ना। उसके लिए फिर पूरा पाइपलाइन को जो होगा वो हमको खाली करना पड़ता है, वैकेंट करना पड़ता है, तभी हम उसका लीकेज होगा वो चेक कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली लीकेज इसके अंदर नहीं होते हैं, इसलिए पाइपलाइन जो होगा आज के टाइम पे काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो गया है। और इसके थ्रू जनरली आप गुड्स को ही ट्रेवल करा पाओगे, गुड्स, आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है। अभी तक जो तुमने पढ़ा है, रोडवेज पढ़ा है, रेलवेज पढ़ा है, उसमें ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन होता है, पाइपलाइन में सिर्फ और सिर्फ गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा, ठीक। कोई प्रॉब्लम इसमें?
वेट, चलिए। तो अब इस पार्ट में काफी कुछ आप लोग को याद करना है। मिनिमल कॉस्ट का मतलब कम से कम खर्चा पड़ेगा। नहीं, पुराने में भी था ये, जब से तुम्हारा एनसीईआरटी तुम कर रहे हो तब से ये है पाइपलाइन, ऐसा नहीं है कि एकदम नया है, पहले से भी था। मिनिमल का मतलब कम से कम, बहुत ही कम खर्चा। तो बाद में जो ट्रेवलिंग जो होगा इसका, जो इसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगा वो काफी कम हो जाएगा। और किसी का कुछ है? नहीं। अब देखो इसमें तुमको याद काफी कुछ करना है। बोलिए शिखर। सर ये क्वेश्चन तो आ सकता है सर कि हाउ इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेज। बिल्कुल आप आ सकता है। सर ठीक है डीप में यहाँ। इससे क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नहीं, इससे डीप में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तुम्हारे। डीप में जो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे बस रोडवे से बनेगा, रेलवे से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, रेलवे से। ठीक ना। ठीक है सर। गवर्नमेंट मेंटेन करती है इसकी कंगना। इसका भी जो होगा कोई खास ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया गया है। जनरली जो होंगे कंपनी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, जिसको कंपनी जो होगा वो मोटिवेट करे, वो सारे के सारे इस चीज का फॉर्मेशन करवाते हैं। गवर्नमेंट इसके लिए कोई खास प्रोसीजर लेकर नहीं आती है। ठीक है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे कौन कौन सी पाइपलाइन कहाँ से जाती है। और वाया, वाया समझ में आता है ना। ये जो पाइपलाइंस है वो कुछ कुछ एरिया को कवर करते हैं, इससे क्वेश्चंस बनते हैं और डीप क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है। देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। तो फर्स्टली जो होगा कि ऑयल, दो हमारे पास ऑयल के पाइपलाइन है। एक है असम टू कानपुर और दूसरा है सलाया से लेकर जो होगा, सलायन गुजरात से लेकर जलंधर पंजाब तक। ये दो ऑयल पाइपलाइन है और एक जो होगा वो गैस पाइपलाइन है। और सबसे अधिक ना यही हजीरा जो होगा, हजीरा गैस पाइपलाइन, इसके बारे में आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये काफी अधिक पूछा गया है। ठीक ना। लेकिन ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको ये तीनों याद रखना है कहां से कहां तक होता है। ठीक ना। तो एक जो फर्स्टली है आपका असम टू कानपुर, ये जाता है। और ये जाता किसके थ्रू है, तो रास्ते में ट्रेवल करता है गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद। इसके अलावा इसके ब्रांचेस है, ब्रांचेस मतलब कि स्प्रेड कर जाता है अलग अलग पार्ट में। और अलग अलग पार्ट जहां जहां ये ब्रिज करता है, जहां ब्रांच है, वो है बरौनी, हल्दिया, राजबंद। ठीक है, मतलब ये कई सारे इसके पार्ट हैं। ठीक ना। तो ये आप लोग को पूरा याद रख लेना है कहां से कहां तक ये ट्रेवल करवाता है। ठीक। मैप वर्क किसी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इससे पूछ सकता है कि किसके ब्रांचेस कहां तक जाते हैं, किसके ब्रांचेस। तो यही जो आपके पास सामने जो होगा स्क्रीन के ऊपर जो है दिख रहा है आपको, 3 इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस। इसको आप लोग नोट डाउन करो पहले कॉपी में। चलो। देखो अर्णव भास्कर, अगर अभी प्रैक्टिस करना है तो एक ऑल इन वन आता है, वो ले लो। ठीक ना, अभी के लिए। और उसके बाद तो फिर तुमको जो होगा, क्योंकि हर बार अलग अलग सैंपल आते हैं, जो भी बेस्ट आ रहा है ना, वैसे तो हम सेंड नहीं कर देंगे, लेकिन जो अच्छा आता है हम बता देंगे कि ये ले लीजिएगा। अभी आप क्वेश्चंस देखने के लिए आप चाहो तो ओसवाल भी यूज कर सकते हो। ओसवाल भी चाहो तो तुम उसको पढ़ो। हाँ, तो ऑल इन वन के पहले क्वेश्चंस बनाइए। हाँ, ब्रांचेस भी लिखेंगे अपूर्वा इसमें। इसमें सब कुछ लिखेंगे, मतलब कोई कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है इसमें। हाँ ठीक, अरिहंत भी बेटर है।
अभी आज हम शेयर कर दें, तुम लोगों के पास 2 सैंपल पेपर शेयर कर दे रहे हैं, एक स्कोर प्लस का, ठीक ना, स्कोर प्लस मेरे पास है, एक ओसवाल भी मेरे पास है, ठीक ना, वो दोनों हम शेयर कर दे रहे हैं आज। ओके, हो गया। तेरह से प्री बोर्ड है, उसके पहले हम लोग पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे अंकित, डोंट वरी, आराम से प्री बोर्ड दो। इस बार स्कूल में सेंटर पड़ने के चांसेस नहीं है बाबू, इस बार सेंटर नहीं पड़ेगा, ये भूल जाओ सो कि इस बार सेंटर आएगा, बहुत बहुत रेयर चांसेस हैं। अगर कोविड उस समय तक रहा, एग्जामिनेशन तो होगा, एग्जामिनेशन तो होगा। हाँ सीसीएस में तो सेंटर कहीं ना कहीं पड़ेगा ना, कोविड अगर बढ़ता है तभी होम सेंटर मिलने के चांसेस हैं, नहीं तो नहीं। अच्छा चलिए आगे बढ़े, सीपीएस का सीसीएस हो गया, सेंटर की बातें खत्म। अब देखो, अब जो तुम लोगों को पढ़ना है वाटरवेज, ठीक ना। अब इसमें भी वही चीज है कि उसमें भी तुमको याद रखना होगा। देखिए एज पर रूल 3 प्रीबोर्ड होना चाहिए निहारिका, लेकिन 3 प्रीबोर्ड हो नहीं पाएगा, एक ही प्रीबोर्ड काफी है। अगर स्कूल तुरंत तुरंत प्रीबोर्ड लेना चाहे तो ले सकता है, नहीं तो 3 प्रीबोर्ड होने के चांसेस इस बार बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए वाटरवेज में, उसके बाद फिर आप लोग का हम डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए, देखो ये तो पता है कि वर्ल्ड में सबसे पहला जो ट्रांसपोर्ट अगर कहीं विकसित किया था एक से दूसरे कंट्री में जाने के लिए, तो वो वाटरवेज था, ठीक ना। और इंडिया एक ऐसा जगह था जहां पे किसी की आने की भी इच्छा नहीं थी, फिर भी फॉर रेस्ट करने के लिए वो लोग क्या किए कि इंडिया में आना शुरू किए। तो इंडिया जो होगा एक अलग ही सी फायरिंग कंट्रीज है, इसके तीन तरफ जो होगा तुम्हारा कोस्टल प्लेन है, तीन तरफ से ये जो होगा एक पेंसुलर एरिया है ना, ठीक ना। अब ये जो होगा ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लेकिन हाँ ये बहुत ही अधिक टाइम लेता है। चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन है, तो सबसे चीपेस्ट अगर किसी के थ्रू आप ट्रेवल करा सकते हो दैट वन इज वाटरवेज, ठीक ना। अब इसके थ्रू जो होगा आप हेवी एंड बल्की गुड जो होगा उसको आप ट्रांसपोर्ट कराइए, फ्यूल इफिशियंट है, मतलब कि काफी कम जो होगा, चीप है भाई, तो तेल काफी कम खर्च करने वाला है, ठीक ना। और ऐसे में जो होगा इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड है ये। और यहाँ पे जो होगा हमारे कंट्री में, कंट्री के अंदर, ठीक है, मतलब इनलैंड कंट्री के अंदर, यानी कि पटना टू दिल्ली की बात करें तो पटना टू दिल्ली भी अगर मूव करना है, पटना टू कलकत्ता मूव करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि रिवर्स और रिवर्स के ब्रांचेज के थ्रू जो होगा आप वाटरवेज के थ्रू भी ट्रेवल कर सकते हो, ठीक ना। गुड्स को आप वहां पर ट्रेवल कराइए। और वैसा अगर कराते हैं तो हमारे पास 14,500 किलोमीटर लंबा जो होगा वाटरवेज है कंट्री के अंदर, इनलैंड, ये डाटा याद रखिएगा 14,500। और इनमें से जो होगा सिर्फ 5685 किलोमीटर जो होगा वो नेगेबल है मैकेनाइज्ड वेसल्स के थ्रू। मैकेनाइज्ड वेसल्स का मतलब क्या होगा कि वहां पे मशीनी से, मशीन वाले जो होंगे जैसे जहाज वगैरह वो चल सकते हैं, तो बाकी तुम्हारा मैनुअल जो होगा वो मैनुअल ट्रेवलिंग करोगे कंट्री के अंदर। अभी हम लोग बस कंट्री के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक ना। तो कंट्री के अंदर टोटल जो लेंथ है वो है 14,500, और इनमें से 5,685 मैकेनाइज्ड है। ओके, समझ में आ रही बात। अब देखिए हमारी कंट्री में कई सारे वाटरवेज हैं, ठीक। उनमें से जो टॉप 5 वाटरवेज हैं वो यहाँ पे सामने है। पहला है नेशनल वाटरवे नंबर 1। हाँ लिखाएंगे, अभी रुक जाइए समझ लेते हैं जरा। नेशनल वाटरवे नंबर 1 ये कहाँ से है, तो गंगा, ये इलाहाबाद से लेकर है हल्दिया तक, ठीक ना। और इसका लेंथ जो होगा 1620 किलोमीटर है। हल्दिया कहाँ है ये बताओ जरा, हल्दिया कहाँ है।
अरे झारखंड, यूपी सब आ गया, हरियाणा, अरे वाह, अरे वाह, बंगाल भी आ गया। और कुछ आ जाए? अच्छा अब बंगाल आ रहा है, ठीक ना। तो हल्दिया जो होगा वो वेस्ट बंगाल में है, ठीक, अब सही है, ठीक ना। दूसरा है, अच्छा, ठीक 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 ठीक, डन। अब है नेशनल वाटरवे 2। नेशनल वाटरवे जो होगा वो है साडिया से लेकर ढुबरी, साडिया से ढुबरी। अब ये साडिया कहाँ है? साडिया और ढुबरी, ठीक, इंडिया में, रिया का रही है। दोनों के दोनों असम में है, दोनों असम में, दोनों के दोनों साडिया भी और ढुबरी भी, दोनों के दोनों कहाँ पे है? तो असम में है, ठीक ना। लेंथ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है नेशनल वाटरवे 3। ये आपका केरला के अंदर है। अब बाकी सब में तो काफी डिटेल्ड है। नेशनल वाटरवे 3 205 किलोमीटर का है, वाटरवे 4 1078 किलोमीटर, और नेशनल वाटरवे 5 588 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसके जो डाटा है, डाटा नोट करते हैं हम लोग। तो वाटरवेज में तुम लोग क्या नोट करोगे? वाटरवेज में तुम ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये लास्ट है कि इनलैंड वाटरवेज हमारे पास कितना है। नहीं, ये चेंज चेंज नहीं होता है। ये आपका जो डाटा है ना, जो इस बार का एनसीईआरटी बुक ने अगर प्रिंट कर दिया है, तो आप उस डाटा को लिख लीजिए। एग्जाम में आप लिख सकते हो, चाहे वो कितना भी चेंज हो जाए। अगर आपके एनसीईआरटी में प्राइम मिनिस्टर जो होगा, जैसे कि एनसीईआरटी में अभी तक जम्मू एंड कश्मीर को अलग नहीं किया है, मतलब कि उसको फिर से स्टेट के अंदर लेकर नहीं आया है, तो आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हो, आप करेक्ट है वहां पे। तो एनसीईआरटी जो लिखता है आपको वही आंसर करना है। अगले साल में जब एनसीईआरटी अपना न्यू पैटर्न में चेंज कर देगा तो आप उसको बदल सकते हो। अगर अभी यहाँ पे 14,500 है, भले 1,000 बढ़ा दे, फिर भी आप उसको 14,500 लिखोगे, आपका सिलेबस वही है। लिख लिए, लास्ट पॉइंट है बस इसमें लिखिएगा। और हम तो कहेंगे कि अगर कंफर्म ना हो तो डाटा कभी भी ना लिखो, कंफर्म हो तो बिल्कुल डाटा लिखो, कंफर्म ना हो तो डाटा बिल्कुल मत लिखना, छोड़ के निकल जाना, क्योंकि ऐसे टीचर कभी डाटा चेक नहीं करते हैं। हाँ वही बात है, नेक्स्ट ईयर तो कोई टेंथ करने वाला है नहीं। मिनरल चैप्टर से तुम्हारे पास आ रहा है क्या क्वेश्चन? मिनरल चैप्टर से तुम्हारे क्वेश्चन आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, सिर्फ मैप है, बस मैप और कुछ नहीं। मैप वाला प्रैक्टिस कीजिएगा, मैप का बताएंगे कुछ कुछ। तुम कहो तो इसी बार ले लें, इसी संडे को ले लें निहारिका चैप्टर 6 का टेस्ट। चलिए अब ये देख लीजिए, ये फिर से रट्टा मार पाठ, रट्टा मार पाठ, यानी कि इस चीज को याद कर जाना है। नेशनल वाटरवेज कौन है, कहां से कैसे जा रहा है, ठीक ना। जनरली इसमें से दो ही क्वेश्चन पूछता है हमेशा, नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2। इसके अलावा कुछ आया नहीं अभी तक। वाटरवे 1 वाटरवे 2, तो ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं। बाकी तुम लोग बस उसका वाटरवे लिख लेना और उसका लेंथ लिख लीजिएगा, कितना लेंथ है वाटरवे और उसका लेंथ, ठीक ना। हम इग्नोर करने को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ इन दोनों को आप एकदम अच्छे से याद रखिएगा, ये दोनों तो बिल्कुल याद रखना है। सभी कह रहे हैं कि सर इस बार ले लीजिए टेस्ट चैप्टर 6 का। तो अब की बार जो टेस्ट होगा ना, वैसे वैसे क्या आप कर रहे हो, आ, अब तुरंत जो होगा ना वो फुल चैप्टर टेस्ट होगा तुरंत। अब पूरा प्रिपेयर करो सब, अब सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, और बचकर हमसे कितना नंबर तुम लोग बचा सकते हो। अब सब्जेक्टिव ही होगा, अब ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। ऑफलाइन ऑफलाइन, हम क्लियरली बोल रहे हैं इस चीज में कि जब भी टेस्ट होगा तो टेस्ट में तुम ट्राई करना है कि हम तुम लोग को मार्क्स दे सकें। तुम लोग को ये ट्राई करना है कि हम तुमको मार्क्स दें, क्योंकि हम पूरा ट्राई करेंगे कि तुम कहाँ तुम्हारा नंबर काट ले हम। डरा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि अवंती वालों में कि हमेशा लास्ट ईयर तो
कई लोगों ने क्लेम किया था कि सर आपसे तो कहीं अधिक लेकर आएंगे हम नंबर। बात तो सही है, जितना हम देंगे उससे अधिक नंबर तुम लोग लेकर आओगे, लेकिन हम कहीं छोड़ेंगे नहीं। हाँ, इसीलिए तो घर में नंबर काटेंगे ना, बोर्ड का थोड़े हमको नंबर काटना है, घर का नंबर काटेंगे। ठीक हो गया ये। हम अगर 30 दे दिए तो बोर्ड में पक्का तुम्हारा 40 नंबर आएगा। चालीस तुमको आने ही नहीं देंगे। 40 हम आने नहीं देंगे तुम्हारा। एक बार 40 आया तो अगली बार से पढ़ाई बंद। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए। चलो अब यहाँ ध्यान दो। रुक जाओ, अब यहाँ आगे पढ़ो, यहाँ देखो। इसके अलावा कुछ और भी जो होंगे वाटरवेज हमारे पास फेमस हैं, ये जगह ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कुछ और वाटरवे जो कि फेमस हैं वो है मांडवी, जुआरी, कैम्ब्रुजा, सुंदरबन, बरक एंड बैक वाटर्स ऑफ केरला, यहाँ पे। ठीक, अब ये ध्यान देना कि पूरे के पूरे कंट्री का अगला जो डाटा है, पूरे के पूरे कंट्री का 95% ऑफ कंट्री स्टेट वॉल्यूम जो होगा ना, ये इसी के थ्रू होता है, जिसमें से 68% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, यानी कि अगर पैसे के मामले में बात करें तो 68% इनकम इसके थ्रू होता है। लेकिन हमने ट्रेवल क्या कहते हैं, क्योंकि चीपेस्ट मीन है, तो 95% ऑफ ट्रेड वॉल्यूम हम लोग वाटरवेज के थ्रू जो होगा वो ट्रेवल कराते हैं। ठीक ना, समझ में आ रही बात? ये दो टर्म्स आप लोग, ये दो, अब ये सब देखो, अब तुमको ये याद रखना है कि ये रिवर्स हैं आपके, कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस किस एरिया में जो होगा वाटर बॉडीज हैं, उन एरिया जो होंगे कुछ फेमस है। ये तुम्हारा जनरली जो होगा वो वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा, मतलब कि ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें से ये आ सकता है क्वेश्चन। और ये डाटा आपका इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लोग यूज करना। वाटरवे जब भी लिखना है ना, तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटरवे में इस लाइन को जरूर चिपकाइएगा, ठीक है? थोड़ा सा इफेक्टिव लगता है। दोनों पॉइंट लिख लो। कम्बरुजा, कम्बरुजा एक रिवर है बाबू, ये गोवा में है। मांडवी जो रिवर है ना, उसी में है ये एक जगह है। कम्बरेजा एक जगह है, एक आइलैंड है, और वहां पे रिवर का नाम मांडवी है। लिख लिए? ठीक, अभी वाटरवेज में काफी कुछ है, अभी इतना तुम लोग मत करो कि बहुत ही इजीली आप लोग निकल रहे हैं, अभी बहुत कुछ है वाटरवेज में, ठीक ना? अब देखो, इंडिया का कोस्ट लाइन क्लास 9 का ये चीज है कि इंडिया का कोस्ट लाइन जो होगा, अब यहां से ध्यान से देना सब, ठीक ना? इंडिया का आज बताते हैं बाबू, रुक जाओ। इंडिया कोस्ट लाइन 7516 किलोमीटर है, यानी कि कोस्ट लाइन का मतलब क्या हो गया, जो तुम लोग पेनिसुलर एरिया देखते हो ना, गुजरात से लेकर वहां वेस्ट बंगाल तक, ये इसका लेंथ ये है, ठीक ना? 9th में भी यही था, अभी भी वही है, तो इजी है, तुमको याद होगा। और इंडिया में जो होगा वो 12 मेजर, बस यही याद रखना है कि 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 12 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर। 12 मेजर पोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, 12 मेजर पोर्ट्स, और उसके जो फीचर्स होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पूरे पूरे 12 के 12 में से 11 जो होंगे वो आपके एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं मैप वर्क में, ठीक ना? 11 पूछे जाएंगे,
इनमें से जो होंगे 200 जो होंगे वो नॉन मेजर, मतलब कि 12 मेजर हैं, और 200 से अधिक जो होंगे नॉन नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स हैं हमारे कंट्री में। और ये हम लोग तो पढ़ ही ले कि 95% ऑफ फॉरेन ट्रेड जो होगा वो पोर्ट के थ्रू होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पोर्ट इज कांडला, पहला पोर्ट जो होगा वो कांडला है। ठीक, इंडिपेंडेंस के बाद बना हुआ, क्योंकि उसके पहले हमारे पास एक पोर्ट था, वो था कराची। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस कराची पोर्ट जो होगा वो चला गया कहाँ पे, पाकिस्तान में। और सारा का सारा जो पोर्ट का वर्क होना शुरू हो गया, वो शुरू हो गया किसके ऊपर, तो मुंबई के ऊपर। ठीक ना। तो मतलब जो इंडिया का जो भी ट्रेड था वो अब कराची से हटकर और कहाँ पे होना शुरू हो गया, तो मुंबई में। ठीक ना। तो इसलिए क्या हुआ है कि कांडला नाम का जो पोर्ट होता है इसको बनाया गया गुजरात में, ताकि ये जो होगा मुंबई का जो भी मुंबई के ऊपर जो भी एक ट्रेड वेटेज पड़ रहा है उसको वो कम कर सके। वैसे मुंबई काफी बिजी पोर्ट है, इसलिए मुंबई में एक और पोर्ट का फॉर्मेशन किया गया है, वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक ना। कांडला जो होगा एक दीनदयाल पोर्ट है, कांडला का जो होगा दूसरा नाम है दीनदयाल पोर्ट, और ये एक टाइडल पोर्ट है, इसको दीनदयाल पोर्ट के नाम से जानते हैं। और एक टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट का मतलब क्या होगा कि बहुत सारे जो पोर्ट्स होते हैं ना, उनमें जो नेविगेशन टाइड्स के साथ होते हैं, टाइड्स आएंगे उसके थ्रू होगा, इसलिए इसको हम लोग टाइडल पोर्ट बोलते हैं। ठीक, तो पहला मेजर पोर्ट अब याद रखना शुरू कीजिए। फर्स्ट कांडला जगह कौन सा है, तो जगह है गुजरात। ठीक, ये पहला पोर्ट है जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो होगा तैयार किया गया है। और क्यों बनाया गया है, ताकि जो होगा वो ईज कर सके वॉल्यूम ऑफ ट्रेड फ्रॉम द मुंबई पोर्ट। ठीक ना, याद रहे कांडला के बारे में। अब सभी को याद रखना है, ये सभी जो टर्म्स आ रहे हैं ना, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, देखो दो चीजें, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड मतलब कितना सामान ढोते हो, वो चीज। ठीक ना। और वॉल्यूम ऑफ वैल्यू यानी कि तुमको कितना अर्निंग होता है। वॉल्यूम समझ में आ रहा है ना, सब चीज हम लोग यूज करते हैं, मैथमेटिकल टर्म को हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में कितना आप ट्रेडिंग करते हो फॉरेन से हमारे कंट्री में। तो भाई एक तो आपके पास वाटरवेज है, रोडवेज है, एयरवेज है। तो सबसे अधिक जो होगा हम लोग ट्रेड किसके थ्रू करते हैं, तो वाटरवेज के थ्रू, ये वॉल्यूम हो गया। और कितना वैल्यू आप ऑन करते हो, ठीक ना, तो वॉल्यूम ऑफ वैल्यू हो गया। ठीक शिखर। देखिए टाइडल पोर्ट क्या होता है, एक टाइडल पोर्ट का है। देखो जनरली क्या होता है ना कि बहुत सारे पोर्ट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारा ऐसे, तुम लोग हम लोग के आसपास ना तुम लोग देखते होगे, क्या रिवर्स देखते होगे ना, तो रिवर में हमेशा एक लेयर जो होगा लेवल पानी का बना रहता है। ठीक ना। रिवर में हमेशा एक लेवल रहता है, मतलब कि आप जब चाहो तब नाव को जो होगा आप ला सकते हो, जब चाहो तब नाव को हटा सकते हो। ऐसा कुछ समझ में आ रही बात, जब आप चाहे नाव को लाएं, क्योंकि वहां पे वाटर जो होगा एक कांस्टेंट लेवल से रहता है। ठीक, अब टाइडल पोर्ट में क्या होता है, टाइडल पोर्ट में जो वाटर का वॉल्यूम होता है ना, वो इंक्रीज डिक्रीज करते रहता है। टाइड्स आए अपने साथ एक लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर लेकर आए, वो लेकर आए तो उस समय जो होगा आपका लेवल बढ़ गया, तो नेविगेशन इजी हो गया। और वहीं पर टाइड्स जो होंगे चले गए, तो अपने साथ वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होगा उसको भी लेकर चले, तो फिर आपका नेविगेशन जो होगा टफ हो गया। तो ऐसा अगर कोई पोर्ट होता है ना, उसको हम टाइडल पोर्ट बोलते हैं। ठीक ना। और टाइडल पोर्ट काफी अधिक जो होगा, टाइड्स जनरली बहुत ही अच्छा हेल्प करते हैं, क्योंकि टाइड्स के चलते जो आपके शिप हैं वो बहुत ही नजदीक तक आ सकते हैं। मतलब कि आप समझ रहे हो ना, जहां से आपका शोर शुरू हो रहा है, किनारा शुरू हो रहा है, वहां तक आ सकते हैं जहाज। तो टाइडल पोर्ट होना अच्छी बात है। अगर टाइडल पोर्ट ना होगा ना, तो फिर जो शिप होगा, शिप को बहुत अंदर तक रखना होगा। तो टाइड्स के साथ शिप जो होंगे वो एकदम शोर तक आते हैं, और फिर टाइड्स के साथ जो होंगे वो चले जाते हैं। ठीक ना। तो जितने मेजर पोर्ट्स हैं हमारे पास वो टाइडल पोर्ट ही हैं, इनका काफी अधिक बेनिफिट होता है। और कोई क्वेश्चन किसी का। एक और आकाश का क्वेश्चन है, बैक वाटर क्या होता है, बैक वाटर। तो कभी कभी क्या होता है ना,
कि सी करेंट जो होंगे वो किसी रिवर के अंदर पानी डालते हैं और उसी को वो मेंटेन कर रखते हैं। तो वैसा अगर एरिया होगा, वैसा कोई रिवर होगा, उसको हम बैक वाटर बोलेंगे। मतलब पानी जो होगा वहां पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लाया जा रहा है। ठीक, अब देखो ये आप लोग नोट कर चुके हो, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये एरिया जो होगा, जिस एरिया में है उस एरिया में क्या काम करेगा, वो सबसे नीचे वाला ये पॉइंट नहीं, इसको नोट डाउन नहीं करना है, इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो होगा, इट कैटर्स टू द कन्वेंस हैंडली फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी। यहाँ पे ग्रेनरी समझ में आ रहा है वर्ड क्या होता है? इंडस्ट्रियल बेट स्टिचिंग, बाकी सब सही है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, अपने एरिया का ही रखेगा। ठीक ना? ग्रेनरी समझ में आ रहा है? एकमात्र ऐसा पोर्ट जो कि अनाज का भी ट्रांसपोर्ट करता है इधर से उधर। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट वन। चलिए, अब जो दूसरा पोर्ट है, हाँ बहुत ज्यादा याद रखने वाली चीज है भाई। लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ही नहीं है, ये आपकी मेमोरी का भी लाइफ लाइन है। उसके बाद जो होगा मुंबई। मुंबई हमारी कंट्री का सबसे बड़ा पोर्ट, ठीक ना? नेचुरल है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। वेल शेल्टर्ड हार्बर है, मतलब कि पूरा का पूरा शेल्टर, मत समझ रहे हो भाई, अच्छी तरीके से वेल मेंटेन्ड है ये। इसके साथ साथ मुंबई में ही एक और उसके जस्ट पड़ोस में मुंबई का एक और भाई है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वो भी मुंबई में ही। ठीक ना? तो हमारे 3 पोर्ट हो गए। इसमें तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कभी नहीं पूछता है एग्जामिनेशन में, इसलिए उसको अंडरलाइन किया गया है भाई, क्योंकि और कुछ हमको सबको अंडरलाइन करते, इसे बेटर एक ही को हटा दिए। ठीक ना? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मुंबई पोर्ट और कांडला पोर्ट 2 पोर्ट हो गए हमारे पास। ठीक ना? तीसरा मरमा गोवा पोर्ट और न्यू मैंगलोर पोर्ट, ये जो 2 पोर्ट हैं ये आयरन एक्सपोर्ट काफी अधिक करते हैं। ठीक ना? मरमा गोवा पोर्ट जो होगा वो गोवा में है, और न्यू मैंगलोर पोर्ट जो होगा कर्नाटक में है। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसमें सारे जो बोल्ड पॉइंट्स है इसको आपको नोट डाउन करना है। इस चैप्टर में काफी कुछ याद करना है तो काफी कुछ याद करना है इसमें। ठीक, एक बार सारा पोर्ट्स देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर आगे पीछे आएंगे, फिर रुक रुक के बताना पड़ रहा है। आगे देखिए, उसके बाद जो होगा तूतीकोरिन पोर्ट है तमिलनाडु में। ठीक ना? तूतीकोरिन एक ऐसा पोर्ट है जो कि जो होगा हमारे साउथर्न एरिया में जो अलग कंट्रीज हैं इनके थ्रू ट्रेडिंग करवाते हैं, श्रीलंका और मालदीव, इनके बीच में ट्रेड हैंडलिंग करने का काम जो होगा तूतीकोरिन करता है। इसके बाद चेन्नई, ये हमारे कंट्री का ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। ठीक ना? और ये जो होगा दूसरे नंबर पे आता है चेन्नई मुंबई के बाद। फिर आता है आपका विशाखापट्टनम, डीपेस्ट लैंड लॉक पोर्ट है, यानी कि टाइडल पोर्ट नहीं है, चारों तरफ जमीन है और पानी काफी गहरा है इसके अंदर। अगला होता है पारादीप उड़ीसा। ठीक ना? उसके बाद है कोलकाता, फिर वही इनलैंड रिवराइन पोर्ट, यानी कि कोलकाता जो होगा वो सी के अंदर नहीं है, रिवर जो कनेक्ट करती है गंगा उसके साथ एक कनेक्टेड है, ये भी एक टाइडल पोर्ट है। और उसके बाद इस कोलकाता को सपोर्ट करने के लिए एक और पोर्ट बना कोलकाता के ही अंदर, मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर, वो है हल्दिया। तो इतने सारे पोर्ट हैं हमारे पास, टोटल 12 पोर्ट हो गए होंगे। एक बार जब काउंट करते हैं, क्या 12 के 12 हम लोग मेंशन किए हैं। सबसे फर्स्ट कांडला था, सेकंड मुंबई, थर्ड जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद फोर्थ मरमागोवा, फिफ्थ न्यू मैंगलोर, सिक्स कोच्चि, फिर सेवेंथ तुतीकोरिन, एट्थ चेन्नई, नाइन्थ विशाखापट्टनम, 10th पारादीप, 11th कोलकाता, 12th हल्दिया। ये सारे के सारे आपके मैप वर्क हैं, इसका ध्यान रखना है। समझ लो, उसके बाद तो बाकी क्या ही याद करना। विशाखापट्टनम पता नहीं विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ पे होगा, इजी है। पारादीप कहाँ पे है? पारादीप पता है, उड़ीसा में, तो उड़ीसा में होगा। हल्दिया अभी हमने डिस्कस किया। हाँ देखो, इसमें कुछ भी नहीं, देखो ये जो पोर्ट वाला टर्म है ना, इसमें ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। पोर्ट वाले टर्म में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पोर्ट जो होगा वो बना था आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये चीज, कौन सबसे बड़ा पोर्ट है, कौन सबसे पुराना पोर्ट है, कौन आयरन का सबसे अधिक एक्सपोर्ट करता है। देखो यहाँ पे जो दिया मरमा गोवा, 50% ऑफ इंडिया आयरन और एक्सपोर्ट ये करता है मरमा गोवा पोर्ट। ठीक है? विशाखापट्टनम ओल्ड लैंड लॉक पोर्ट है, डीपेस्ट लैंड लॉक पोर्ट है। ये सभी चीजें आपको याद रखनी है, कौन जो होगा ट्रेड कराता है 2 कंट्रीज के बीच में।
सब्जेक्टिव मतलब पूरा सब्जेक्टिव थोड़ी ना अर्णव, पूरा सब्जेक्टिव नहीं है ये। हाँ पोर्ट मैप का है, जनरली पोर्ट मैप का है, हिंट रहेगा उसे तुमको पकड़ना है। लैगून पूछा जा रहा है कि व्हाट इज लैगून, कोई है बताने वाला जो बता सके कि लैगून क्या होता है? बंदरगाह बोल रहे हैं, अब प्लेस बोल रहे हैं। लैगून और बैक वाटर दोनों एक ही तरह के, एक ही चीज के नाम है। जहां पे आपके रिवर सी वाटर जहां पे जमा होते हैं ना, ठीक ना, साल्टी वाटर, उसी जगह को हम लोग लैगून बोलते हैं। पोताश्रय, ये हमको नहीं पता पोताश्रय। ये हमें नहीं पता है, इसलिए लैगून क्या होता है? लैगून एक एरिया जहाँ पे सी वाटर, मतलब बैरियर है, नेचुरल बैरियर है, उसके चलते जो होगा पानी एक बार सी वाटर उधर गया फिर वो इधर आया, ट्रांसफर होकर नहीं आ पाया, उसी को लैगून बोलते हैं। और बैक वाटर भी वही कहलाता है, मतलब ऐसा ही बैक वाटर भी होता है, वही नहीं कहलाता है। डन, अब वही डन हो गया, तो अब ये लिखिए, तूतीकुरिन तमिलनाडु, ट्रेड हैंडलिंग श्रीलंका मालदीव, बस इतना ही लिख लोगे हो जाएगा। चेन्नई ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, नेक्स्ट टू मुंबई। विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट। पारादीप बस उड़ीसा में, कोलकाता इनलैंड रिवराइन पोर्ट, और हल्दिया सब्सिडरी पोर्ट ऑफ कलकत्ता। बस दिखने में बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन सामने बहुत ही छोटा छोटा लिखा गया है। सिर्फ बोल्ड वाले नोट कीजिएगा, पूरा मत नोट कीजिए, सिर्फ बोल्ड वाले नोट डाउन करो। सब्सिडरी का मतलब, सब्सिडरी का मतलब होता है हेल्पिंग, मतलब कि आपको हम ओवर टाइम दे दिए हैं, आपके ऊपर ओवर वर्क दे दिया गया, तो फिर क्या होगा? एट द सेम टाइम आपके काम को कम करने के लिए हम किसी और आदमी को खड़ा कर दिए, तो वो आपका सब्सिडरी हो गया, सहायक हो गया। हो गया कंप्लीट। चलो अब हवाई जहाज उड़ाया जाए, खत्म करो इसको, एयरवेज में चले हम लोग। देखो टोटल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे इससे, ज्योग्राफी से, किसी का कोई डिवीजन नहीं है, और 10 नंबर में से 3 नंबर मैप का आएगा, ठीक है। अब ये जो 3 नंबर मैप का बचा हमारे पास 7 नंबर, 7 नंबर में तुमसे जहां से क्वेश्चन पूछ ले।
हाँ, एक तो लॉन्ग क्वेश्चन का बिल्कुल चांस है, एक लॉन्ग क्वेश्चन, और भी लॉन्ग क्वेश्चन रेलवे से। रिवराइन का मतलब हो गया जो रिवर के आसपास, जैसे ये जो है आपका कोलकाता बाबू, कोलकाता रिवराइन पोर्ट है, मतलब कि कोलकाता जो होगा ये पूरा का पूरा सी वेस्ट बंगाल में नहीं है, ये बे ऑफ बंगाल में, ठीक ना। ये जो होगा हुगली रिवर है ना, उसके आसपास का एरिया में जो होगा बना है, तो ये इनलैंड रिवराइन पोर्ट है। आगे बढ़े, चलो अब आगे एयरवेज खत्म करते हैं। एयरवेज में सब कोई जानता है, एयरवेज, ठीक, फास्टेस्ट मोड है, लेकिन इसके बाद पैसा खूब लगता है, यानी कि काफी अधिक कॉस्टलियर है ना। अब एयरवेज जो होगा, एयरवेज किस एरिया में सबसे बेटर काम कर सकता है, कहाँ के लिए सबसे ये एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकता है, तो उस एरिया में जहाँ पे डिफिकल्ट टेराइन हो, यानी कि वहाँ पे रोडवेज, रेलवेज या बाकी किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को बनाना पॉसिबल नहीं हो, तो वहाँ पे रेलवे एयरवेज जो होगा काफी बेटर काम कर सकता है, ठीक ना। चाहे कैसा भी बड़ा सा रिवर हो जाए, रिलीफ आपका बेका बेका हो, फॉरेस्ट हो जाए जहाँ फ्लड खूब अधिक आते हैं, या इंटरनेशनल फ्रंटियर हो जाए, उन सभी जगह पे रिवर्स का फॉर्मेशन, मतलब ये जो होगा, क्या बोल रहे हो, हाँ जैसे आइलैंड, इन सभी जगह पे आप एयर जो होगा एयरवेज का यूज करोगे, लेकिन एयरवेज कॉस्टली और काफी अधिक है। तो इस कारण से क्या हुआ है ना कि एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज कर दिया गया 1953 में, यानी कि अब अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट चल रहा है, नेशनलाइज का मतलब क्या हो गया कि जो भी प्राइवेट कंपनी भी होगा ना, इनको रजिस्ट्रेशन कम से कम उनके पास से लेना पड़ेगा, और वो इनको कंट्रोल कर सकती है। तो एयर ट्रेवल को इजियर बनाने के लिए क्या किया है कि उसको 1953 में नेशनलाइज कर दिया गया। अब देखो हम लोग को कुछ मिलता नहीं है, लेकिन तुम वहीं पे अगर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में रहते ना, तो फिर क्या होता है, आपके एयर ट्रेवल पे सब्सिडी मिलती है, मतलब एयर ट्रेवल करो उसमें तुम्हारा कुछ पैसा जो है गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। और पवन हंस नाम के हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो कि हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन को, ठीक है, ताकि वो अपना ऑपरेशन जो होगा वो कर सके। बस इसमें इतना ही टर्म्स है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। एयर ट्रांसपोर्ट को 1953 में नेशनलाइज किया गया, और पवन हंस नाम के हेलीकॉप्टर जो होंगे वो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज ओएनजीसी को, ठीक है, ओएनजीसी को, बस बात खत्म। यही दो टर्म आपको याद रखना है एयरवेज में, और बाकी कहाँ कहाँ कौन कौन सा पोर्ट है वो हम लोग आगे, कौन कौन सा एयरपोर्ट है, नॉट पोर्ट, एयरपोर्ट है, वो आगे देख रहे हैं हम लोग, ठीक ना। तो बस ये कब इसको नेशनलाइज किया गया और कौन से हेलीकॉप्टर का नाम है, किसको वो अपना सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हो गया दो टर्म। अरे देखो सिविल सर्वेंट्स को कभी भी जो होगा ना, हेलीकॉप्टर तो नहीं मिलता है उन्हें जो होगा वो फोर व्हीलर्स ही मिलेगा, लेकिन हाँ सिविल सर्वेंट्स जब भी चाहे, चाहे बिहार का ही क्यों ना हो, वो अपना डिमांड करके यहाँ पे भी हेलीकॉप्टर जो होगा उसकी डिमांड कर सकता है। गवर्नमेंट जो होगा उसके लिए ऑथराइज उसको करके रखी हुई है, लेकिन हाँ कंडीशन वैसा होना चाहिए, जैसे सिविल सर्वेंट भी अगर चाहें तो वो भी अगर उनको मंत्री लोग जैसे नहीं आता है लोग बाढ़ उड़ में देखने के लिए हेलीकॉप्टर से, वो लोग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन समझते ही हो सब, गवर्नमेंट के रूल्स इतने अधिक हैं। मूवीज में भी देखा था ना, कौन मूवी आया था जिसमें हेलीकॉप्टर यूज कर रहा था, एक आईपीएस, अक्षय कुमार का था, कौन सा था। हाँ ठीक है, तुम लोग बताओ, तब तक हम आगे देखते हैं। आगे यहाँ देखिए, ये कुछ जो होंगे एयरपोर्ट जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, और उसका नाम भी पूछा जाएगा, ठीक ना। राजा सांसी एयरपोर्ट जो होगा अमृतसर में है, अमृतसर कहाँ, पंजाब में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में, छत्रपति शिवाजी मुंबई, मीनमबक्कम चेन्नई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो होगा कोलकाता, और राजीव गांधी हैदराबाद। बस इतना ही एयरपोर्ट आपसे पूछा जाएगा, ठीक ना। मैप वर्क इस चैप्टर से खूब है, मैप वर्क पे पूरा ध्यान देना है। और मैप वर्क में जनरली क्या पूछा जाएगा, तो आपका ये एयरपोर्ट और पोर्ट, बस, वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी नहीं पूछता है, या आपका सुपर हाईवेज भी नहीं पूछता है कोई भी। बिहार में कितना एयरपोर्ट है ये तो हमें भी आइडिया नहीं है, लेकिन तीन चार एयरपोर्ट तो वैसे हमको पता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक भी नहीं है बिहार में। तीन है, साहिल बता रहे हैं कि तीन है बिहार में।
छपरा में नहीं बनने वाला है। अच्छा सही किए थे, लेकिन तुम गलत किए। अभी हम गूगल किए तो बता रहे देयर 28 एयर स्ट्रिप्स एयर ड्रम्स इन बिहार। गया, पटना ना, ठीक सही होगा, एयरपोर्ट उतना ही कम होगा। बहुत सारे एयरपोर्ट हैं यार, गलत पढ़ ली हो। बहुत सारे एयरपोर्ट है, गया है, पटना है, भागलपुर है, दरभंगा है, मुंगेर है, रक्सौल है, बहुत है। हवाई अड्डा छपरा है वो एरोड्रम कहलाता है और कुछ नहीं। चलो आज के क्लास में इतना ही रहते हैं, क्योंकि अब ये हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो चुका है। और अब हमारे पास जो बचा हुआ है, ठीक ना, अब जो इसके बाद हमारे पास जो बचा हुआ है वो है आपका कम्युनिकेशन ओनली। तो हम लोग बस कम्युनिकेशन इसके बाद डिस्कस करेंगे। जितने भी ट्रांसपोर्टेशन जो थे वो खत्म हो चुके हैं। ठीक, हाँ ठीक, देख लिए साहिल कॉमर्शियल है। अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है तो हम बता नहीं सकते हैं। दिगराज जी हाथ उठाए हैं, क्या हुआ भाई? दिगराज सिंह राजपूत, आप तो खुद ही बहुत नॉलेज वाले आदमी हैं। हेलो सर, कह रहे हैं कि आप जो वो पीडीएफ बोले थे ना, हाँ जी। ओसवाल वाला, वो भेज दीजिएगा, हम थोड़ा कौन देखें। वाला? ओसवाल वाला ना? ओसवाल। हाँ हाँ। ठीक ठीक ठीक। ठीक, आप मुझे ना अभी क्लास लेना है, मुझे एक बार आप मुझे शाम को रिमाइंड करा दीजिएगा। ओके सर। ओके, ये आपको मेरा डीपी दिख गया। ठीक है। हाँ, इसके बाद आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पूरा अच्छे से एक एक लाइन पढ़ लेना तुम लोग। चलिए क्लास इन कर रहे हैं। बाय बाय एवरीवन।